तो आज हम देखेंगे कल जहाँ से हमारा छूट गया था, और जो हम डिस्कशन हम करेंगे। मेरा नाम, हम देखते हैं आज डिस्कस करेंगे आर्टिकल 300 ए, जो कि पहले एक मौलिक अधिकार था, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगर किसी की प्रॉपर्टी है, पहले क्या था, मौलिक अधिकार था तो लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते थे, हाई कोर्ट में चैलेंज करते थे। लेकिन अब कानूनी अधिकार है, कानूनी रूप से आप प्रॉपर्टी को मतलब किसी की प्रॉपर्टी को आप अधिग्रहण करना है, एक्वायर करना है, सरकार क्या करेगी, अब उस प्रॉपर्टी को कानून बना करके अधिग्रहण करेगी। ये नहीं कि ऐसे ही कर ले। अब देखते हैं हम आर्टिकल भाग 13 और 14। बच्चों, भाग 13 और 14 भारतीय संविधान में एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो कि हम वन बाई वन एक एक करके उनको समझेंगे और देखेंगे। आर्टिकल 301, 301, भारत देश में व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता। हम अपने देश में, भारत जैसे देश में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। यानी कि पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, 35, 36, 37, 38 या 30, जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और वाणिज्य, इनको करने की हमें क्या है, स्वतंत्रता है। हम फुल फ्रीडम, हम स्वतंत्र हैं। हम अपना कोई भी ट्रेड, व्यापार, कोई भी समागम फुल स्वतंत्रता के साथ कर सकते हैं, कोई हमें रोक टोक नहीं सकता है। इसी प्रकार अब अगला अनुच्छेद देखेंगे, 309। 309 क्या है, संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती सेवा की शर्तें। क्या देखा हमने, अनुच्छेद 309, कुछ भर्तियां संघ करेगा और कुछ राज्य करेगा। तो राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्ति और उनकी भर्ती और उनकी सेवा की शर्तें अनुच्छेद 309 में दी गई हैं, कि जो भी राज्य में सेवा करेगा, जो भी संघ के लिए सेवा करेगा, संघ में करेगा, तो उसकी भर्ती कैसे होगी और उसकी सेवा की शर्तें क्या होगी, ये हमारा अनुच्छेद 309 में दिया है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। अखिल भारतीय सेवा क्या है, जो संघ अपनी सेवाओं की भर्ती करता है, उसे हम अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। जैसे कि यूपीएससी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, तथा नामी संघ है संघ लोक सेवा आयोग। यानी कि संघ का मतलब पूरे राज्यों का एक संघ है, और एक रिक्रूटमेंट करता है, एक भर्ती आयोजित करता है, और भर्ती आयोजित करके सभी राज्यों को भेज देता है। इसे हम कहते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। कौन कौन सी सेवा होंगी, ग्रुप ए होगी, ग्रुप बी होगी, ग्रुप सी होगी, डी होगी, और उनके कार्य क्या होंगे। तो अब हम अगला देखेंगे, अनुच्छेद 313, संक्रमण संक्रमणकालीन उपबंध। जब भी संक्रमण होगा, उसके उल्लेख क्या होंगे, 313। और हमने अनुच्छेद देखा, अब देखते हैं हम 315, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। जितने भी संघ हैं, संघ तो एक ही है, और जितने भी राज्य हैं, एक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग बनेगा और एक संघ के लिए बनेगा। सभी राज्यों का अपना अपना लोक सेवा आयोग, और एक संघ का संघ लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, इस प्रकार से ये अनुच्छेद 315 में दिया गया है। और ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पीसीएस जैसे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, और अदर एग्जाम में कई बार ये आया है। इसको आप गौर से देखेंगे बच्चों, और इसको अच्छे से करेंगे। अच्छे से का मीन्स अच्छे से इसको याद कर लेंगे, ताकि जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, हम उसको गलत ना करके आए। अब हम अगला देखते हैं,
अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जो होगा, अभी हमने देखा पहले लोक सेवा आयोग क्या होगा, और हमने 2215 में देखा, अभी हम 216 देख रहे हैं। लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे, उसके जो मेंबर होंगे, और उनकी नियुक्ति होगी, और उनकी अवधि क्या होगी। ये अनुच्छेद 316 में बताया है कि उनकी जो अवधि होगी, उनकी जो सदस्यता होगी, वह किस प्रकार होगी। सदस्यों की अवधि और उनकी सदस्यता, जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे राज्य लोक सेवा आयोग के और संघ लोक सेवा आयोग के, दोनों के मेंबर होंगे, जो कि रिक्रूटमेंट भर्ती आयोजित करने वाला काम करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 323 ए, प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण। प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण, ट्रिब्यूनल। जितने भी हमारे प्रशासनिक कार्य हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उनके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जो कि आर्टिकल 323 ए में डिफाइन किया है। अब देखेंगे हम भाग 15। तो छात्रों, भाग 15, यह भाग एक निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन आयोग क्या है, कि नियुक्ति कैसे होती है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, 2 मेंबर्स गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ अपोजिशन मिल करके निर्वाचन आयोग का अपॉइंटमेंट करते हैं। और ये दिया है आर्टिकल 324 से 329, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी देश के अंदर इलेक्शन होता है, तो पूरे पावर, पूरे सरकार की पावर इस निर्वाचन आयोग के अंदर आ जाती है। हम देखेंगे 324, चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन, ये निर्देशन है और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। जब भी कोई इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, उसका निरीक्षण कौन करेगा, अधीक्षण कौन करेगा, चुनाव आयुक्त करेगा, और नियंत्रण निर्देशन कौन करेगा। उस समय पर पूरा का पूरा हार हार साधक कौन व्यक्ति होगा, चुनाव आयुक्त। ये पूरा उस जुडिशरी, उस पूरी बॉडी का गवर्न करने वाला पर्सन होगा, उस पर नियंत्रण भी रखेगा, और उसका अधीक्षण, निरीक्षण और निर्देशन भी, सारे काम उस चुनाव आयुक्त के हाथ में आ जाते हैं। तो हमने देखा 24, 324, 324 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, क्योंकि जो इलेक्शन होते हैं, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने का काम, एक हॉनेस्टली, एक ईमानदार तरीके से चुनाव कराने का काम का होता है चुनाव आयुक्त का, चुनाव आयोग का। तो ये सबसे बड़ी, अपने आप में देखा जाए, जो लोकतांत्रिक देश को बनाने वाला संस्था है, तो कौन है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, क्योंकि यही एक ऐसा आयोग है, यही एक ऐसा कमीशन है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखता है। कैसे, जैसे कि इलेक्शन होते हैं, 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होते हैं, तो कराने का काम इसी आयोग का है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 326, लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये आर्टिकल कहता है, लोकसभा विधानसभा के लिए निर्वाचन जो भी होगा, सब मताधिकार होगा। मताधिकार, वयस्क मताधिकार। वयस्क मीन्स जब हम 18 एज कंप्लीट कर लेते हैं, वयस्क होने के बाद ही वोट डालने का अधिकार मिलेगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो हमने देखा, एक बार फिर रिवाइज करेंगे, भाग 15, पार्ट 15, निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। तो हमने देखा 324, चुनाव आयोग निर्वाचन निरीक्षण, अधीक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। दूसरा 326 हमने देखा, लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।
अब हम आर्टिकल 329 अनुच्छेद 329 को देखेंगे। 329 निर्वाचन से सम निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। निर्वाचन संबंधी मामले जब भी कोर्ट के अंदर आएँगे, तो कोर्ट में हस्तक्षेप कर सकता है। बट पार्लियामेंट में जो कार्रवाई हो रही है, कोर्ट उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन निर्वाचन आयोग की जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनका निरीक्षण कर सकता है, का हस्तक्षेप कर सकता है। हमने देखा आर्टिकल 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। निर्वाचन संबंधी जो भी मामले होंगे, न्यायालय उनमें हस्तक्षेप कर सकता है कि हमने देखा कई जगह विधानसभाओं में कुछ एमएलए कुछ कहीं मिल जाते हैं, कुछ इलेक्शन ही गलत तरीके से हो जाते हैं। अभी हमने चंडीगढ़ में देखा कि वहाँ मेयर के चुनाव में जो वोट पड़े थे, उन्हीं में घोटाला, उन्हीं में घपला, इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम आगे देखेंगे भाग 16। भाग 16 पार्ट 16 क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 3 से 342 जो भी वर्ग हैं, कुछ उपवर्गों कुछ वर्ग तो हैं, लेकिन उनके लिए कुछ विशेष उपबंध भी हैं। विशेष उपबंध क्या है? कुछ स्पेशल उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं, जो सरकार ने बनाई हुई है। कुछ गरीब लोग हैं, कुछ पिछड़े हैं, कुछ वंचित हैं। तो हम देखेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण। तो विशेष उपबंध सबसे पहले हमने देखा लोकसभा में अनुसूचित एससी और एसटी जनजाति मीन्स एसटी और एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण। तो देखा कि हमने विशेष उपबंध में कुछ ऐसा आरक्षण होगा जो लोकसभा में होगा, किसके लिए? एसटी के लिए और एससी के लिए। जो भी 33% 27%, तो हमने देखा 7.5% एसटी का है और 15% एससी का। ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अभी प्रिय स्टूडेंट, ये क्या है? अभी इसको रिमूव कर दिया है भारत सरकार ने, को रिमूव करके हटा दिया है। ये आर्टिकल रिपील हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद, इसमें क्या था? आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे, वो यहाँ जो रहते थे, उनके लिए 1% 2% 2 सीट का आरक्षण दिया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। अभी हमने लोकसभा में देखा, अभी हम राज्यसभा में भी विधानसभा में देखेंगे कि यहाँ पर भी जिस सेम लोकसभा में जो आरक्षण था, वह आरक्षण भी यहीं पर दिया है। क्या दिया है? जैसे कि एससी और एसटी। तो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, वहां पर भी एससी एसटी को आरक्षण मिलेगा। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 333 विधानसभा में आंगन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि। विधानसभा में आंग्ल भारतीय, यहाँ पर ये होगा आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि। जैसे वहां था, वैसे ही यहाँ विधानसभाओं में भी आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अब देखते हैं हम आर्टिकल अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। जो भी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। अनुसूचित एससी एससी के लिए, एससी का विकास कैसे होगा, एससी की समस्याएं कैसे सॉल्व होगी, एससी के साथ जो अत्याचार होता है, जो क्रुएल्टी होती है, जो कुछ भी होता है, उसके लिए ये आयोग उसका निरीक्षण करेगा, उसके बाद अपनी रिपोर्ट आगे भेजेगा। तो हमने देखा आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 338 ए
एक कास्ट हमने देखा 338, 338 ए, 338 बी, तीनों हम देखेंगे 338 ए, 338, 338 ए, 338 बी, 338 ए और बी। बी में क्या है? बीसी, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग का एक आयोग होगा। जैसे एससी का हमने देखा, शेड्यूल कास्ट का एक आयोग अलग होगा। और बी में हमने देखा, ए में हमने देखा शेड्यूल ट्राइब, 338 ए शेड्यूल ट्राइब का एक आयोग होगा, जो शेड्यूल ट्राइब पर काम करेगा, उसकी विकास, उसका उत्थान, उसकी उन्नति कैसे हो, उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उसकी कैसे आगे की तरक्की की जाए। तो हमने देखा आर्टिकल 338, 338 ए, 338 बी, ओबीसी, अन्य पिछड़े वर्गों का आयोग। एक अन्य पिछड़े वर्गों को मिला करके उन पे उनकी कैसे उन्नति हो, उनका विकास कैसे हो, उनको क्या सुविधाएं मिलें ताकि वो ऊपर आ सकें, यानी कि शिक्षित हो सकें। जैसे एसटी, शेड्यूल ट्राइब के लोग जंगलों में रहते हैं, शहरों में आना ही नहीं, आते नहीं, आएँगे तो कैसे आएँगे? उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास व्यवस्था नहीं है। तो सरकार क्या उनको कुछ फैसिलिटीज़, कुछ सुविधाएँ, कुछ ऐसी योजना बनाएगी और आयोग उसकी सिफ़ारिश करेगा, आयोग जाएगा, वहाँ देखेगा लोगों की स्थिति क्या है और वो रिपोर्ट देगा सरकार को, सरकार उस पे काम करेगी, पॉलिसी बनाएगी उनके हित में। तो हमने देख लिया अनुच्छेद 333 देखा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि। फिर हमने 338 देखा, 338 ए देखा, 338 बी देखा। अभी हम देखेंगे अनुच्छेद 341, अनुसूचित जातियां। अनुसूचित जातियां क्या हैं? एससी हमने देखा, 341 में एससी को रखा गया है। अनुसूचित जातियां होंगी जो अनुसूचित है, जिनको सूचना नहीं मिलती है, इनको सूचना ही नहीं मिलती है, या फिर के पास सही संसाधन नहीं है जिससे कि वो अपना विकास कर सके। दूसरा हम देखेंगे एसटी, अनुसूचित जनजाति। एक अनुसूचित जनजाति और दूसरी अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजाति, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति। तो हमने देखा आर्टिकल 341, अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342, ये दोनों दी गई हैं अनुच्छेद 341 और 342। अब हम देखेंगे भाग 17। तो आपने देखा कि 341 और 342 दोनों एससी और एसटी के लिए रखा गया। इन जातियों का नाम ही संविधान में दिया गया है। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया, तो उनको लगा कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुत ही वंचित हैं, बहुत दूर-दूर तक कहीं तक उनका जुड़ाव नहीं है, अपने आप को अलग रखती हैं। अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब जो जंगल में ही रहते हैं, पहाड़ों इलाकों में रहते हैं, और दूसरी अनुसूचित जाति। तो दोनों को हमने देखा, इनके लिए अलग से आयोग की व्यवस्था की। संविधान निर्माताओं ने उसमें एक आयोग बनाया जो कि इनकी निगरानी रखे, इन पे काम करे, इनके लिए अलग से। दूसरा, ऐसे ही हमने देखा अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ, दोनों को हमने देखा। अब हम देखते हैं भाग 17। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। हमने देखा अनुच्छेद 343, भाग 17 राजभाषा। संघ की राजभाषा क्या होगी? हमने देखा भाग राजभाषा, संघ की राजभाषा। राजभाषा क्या होगी? देखा संघ की राजभाषा का उल्लेख। संघ की राजभाषा का उल्लेख हम देखते हैं। संघ के जो भी संघ है हमारा, संघ की भाषा क्या होगी और राज्यों की क्या भाषा होगी? इस उल इसमें उन्हीं का उल्लेख है। संघ में कितनी 22 भाषाएँ हैं, 24 भाषाएँ, तो हमें देखने को मिलता है 22 भाषाएँ। सभी प्रदेशों की जो भाषा है, संघ की भाषा है।
संघ में भाषाओं का उल्लेख है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 344, राजभाषा के संबंध में आयोग संसद की समिति का वर्णन। जो भी राजभाषा है उन राजभाषाओं के आयोग और संसद की समिति का वर्णन है। जब समिति हो बनेगी, अपनी सिफारिश देगी और संसद में रखेगी, तो क्या है, भाषाओं में काम होगा, तो भाषाएं संघ की सूची में रख दी जाएंगी। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 345, राज्यों की राजभाषा। तो राज्यों की राजभाषा, राज्य में एक अपनी अपनी भाषा होगी, एक अपनी निजी भाषा होगी। जैसे कि उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी और बिहार में भोजपुरी। इसी प्रकार से हमने देखा कि जहाँ पर जो राज्य हैं, कि राज्य में उनकी अपनी लोकल भाषा होगी, उनकी अपनी भाषा होगी, उसको हम राजभाषा कहेंगे। एक संघ की भाषा होगी, सभी राज्यों पर होगी, संघ की भाषा संघ होगी, राज्यों की भाषा लोकल में राज्यों की। अब देखेंगे अनुच्छेद 346, संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। हमने देखा संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा। जो भी संघ है, संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा। जो संघ राज्य को कोई रिपोर्ट सिफारिश भेजेगा, कोई रिपोर्ट भेजेगा और संघ राज्य को भेजेगा अपना पत्र, लेटर, जो भी चीजें हैं, लाइन्स की या कुछ भी, तो दोनों की भाषा क्या होगी, ये आर्टिकल 346 हमें बताएगा कि हम कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 348, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348 कहता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को ही हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। अगर आपको देखना है उच्चतम और उच्च, उच्च और उच्च में फर्क है। उच्चतम यानी कि उच्च से और उत्तम, उच्चतम, यह है 348 में। हाई कोर्ट और कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट, और इसको कहेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषाएं क्या होंगी, उनकी अपनी लैंग्वेज क्या होंगी। तो लोग अपनी फाइल्स, अपना केस फाइल करेंगे तो वो कौन सी भाषा में, ये हमारा आर्टिकल 348 हमें बताता है कि हम तो अभी जब एक्सप्लेन करेंगे देखेंगे कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो प्रिय छात्रों भाषा हिंदी तो चलती नहीं है, इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है, तो उनकी भाषा इंग्लिश रखी गई। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। जब भी हिंदी भाषा का विकास होगा, उसका निर्देश के लिए एक निर्देश होगा। समय समय पर हिंदी भाषा का विकास होगा और विकास निर्देश पर होगा, गवर्नमेंट उसको निर्देश करेगी, डायरेक्टरेट करेगी। अब हम बच्चों देखते हैं छात्रों आर्टिकल 48, सॉरी भाग 18, आपातकाल। इसको इमरजेंसी कहा गया है, इमरजेंसी। देखेंगे अनुच्छेद 52 से 360 हमने देखा, 348 देखा। अब भाग 18, 18 में क्या, इमरजेंसी। इमरजेंसी समझते हैं आप, कोई भी आपातकालीन इमरजेंसी। तो आपात, आपने देखा 25 मई 1975 को आपातकाल लगा देश के अंदर। और आपातकाल तीन तरीके का होता है, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 52 और भी हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। 352 और 356 ने देखा। आर्टिकल 360
इसको बोलते हैं हम वित्तीय आपात, फाइनेंस इमरजेंसी। जब भी हमारे देश के संकट आ जाए, पैसा खत्म हो जाए, धन दौलत सरकार चलाने में असमर्थ हो जाए पैसे की वजह से, तो हम 360 लगाएंगे भाई। आपात, फाइनेंशियल आपात हो गया है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, पैसे की समस्या है, कुछ भी है, सरकार के पास स्टॉक खत्म हो जाता है। फिर हम देखेंगे 352, सरकार घोषणा करेगी जब हमारी आर्मी, हमारी फोर्स विद्रोह कर दे, तब 352 लगा सकते हैं। सशस्त्र विद्रोह अभी इसको हटा दिया है, इस जगह पर दूसरा नाम दिया है, अभी चेक करेंगे देखेंगे। और है आर्टिकल 326, 56। 356 में क्या, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। जब भी किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो की जो व्याख्या 356 में होगा। हमने देखा इस प्रकार से, तीन इमरजेंसी देखा हमने, तो 52 देखा, 356 देखा, 360 देखा। फाइनेंशियल इमरजेंसी, सशस्त्र विद्रोह, आर्मड, और थर्ड देखा हमने 356, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। जब भी किसी राज्य के अंदर वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का गवर्नर, वहाँ की जो सरकार है, शासन चलाने में विफल रहती है, शासन नहीं चलाने लायक होती है, चला नहीं पाती है इस वजह से, और उस पर कुछ भी आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन उसमें लगाया जाता है, और राष्ट्रपति के माध्यम से उस प्रदेश का शासन चलाया जाता है। अब हम देखेंगे, प्रिय छात्रों, आर्टिकल 352, आपातकाल की घोषणा का उल्लेख। आपातकाल जब होगा, घोषणा क्या होगी, कैसे होगी? आर्टिकल 352 में दी है आपातकाल की घोषणा। अब हम देखते हैं 353, आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। और जब भी आपातकाल होगा, उसकी घोषणा जो होगी, उसका प्रभाव कैसा होगा, आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। के बाद 356 हम देखते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख। जो भी राज्य है 356 में, अनुच्छेद 356 में, राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन हो, जब भी इमरजेंसी लगेगी, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। देखते हैं हम, आर्टिकल 353 हमने देखा, 356 हमने देख लिया। अब अनुच्छेद 360, 358, 358 देखेंगे। 358 में क्या है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद इसके बंधनों का निलंबन। ये दिया है, जब भी अनुच्छेद 359 में जब भी आपातकाल लगेगा, तो आर्टिकल जो 19 है, जो हमारी स्वतंत्रता है, जीने का अधिकार, घूमने का अधिकार, सारे अधिकार हमसे छीन लिए जाएंगे। क्या होगा, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, यानी कि अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। इनका निलंबन होने के बाद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, और न ही हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते, क्योंकि जब अधिकारी खत्म हो जाएंगे, ये आर्टिकल 359 में क्लियर दिया हुआ है कि कब ये सस्पेंड होंगे, आर्टिकल 19। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 359, आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन। भाग 3 हमने पढ़ा था, संविधान के अंदर मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर के 36 तक, 12 से लेकर 36 तक हमने देखा था, 35 तक देखा था, 36 में राजभाषा है, तो हमने इसको पढ़ा। उसका भी निलंबन हो जाएगा, यानी कि सस्पेंड हो जाएंगे। अब देखेंगे अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात के बारे में फंड, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, उसके बारे में कुछ उपबंध दिए हैं 360 के अंदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने अभी बताया था, जब देश कर्जे में डूब जाता है, देश के पास एक इकोनॉमी उसकी कोलैप्स कर जाती है, फंड का क्राइसिस आ जाता है, या आर्थिक मंदी आ जाती है, कुछ भी कारण हो सकता है। जब हमारा फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स, जितना भी फॉरेन में जो डॉलर में पैसा रखा है, वो
लैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इधर भारत के पास पैसा है, वह भी लैप्स हो जाता है। तो हम देखते हैं उस समय इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। अब देखेंगे हम भाग 19 और 20। अभी तक हमने देख लिया, बहुत महत्वपूर्ण भाग देखा, इमरजेंसी देखा। उससे पहले हमने कुछ और दूसरा भाग देखा। अब हम आज देखेंगे अनुच्छेद 361 भाग 19 और 20। भारतीय संविधान का अपने आप में भाग 19 एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण। इसमें हमारे जितने भी गवर्नमेंट के बॉडी हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, जो महामहिम जिनको कहा गया है, राज्यपाल हो गए, रजवाड़े, राजपूत, उन सबका क्या होगा? संरक्षण होगा, सबकी सुरक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा क्या होगी? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजपूतों का संरक्षण। इस आर्टिकल के तहत अभी हम जब एक्सप्लेन करेंगे, में देखेंगे कि क्या क्या उनको सुरक्षा दी जाएगी। अगला है महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। तो जितने बड़े बड़े पोर्ट हैं, पानी के शिप हैं, पानी के और विमान क्षेत्रों के बारे में, जो भी एयरपोर्ट हैं, उनके बारे में आर्टिकल 364 अनुच्छेद 364 में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अनुच्छेद आता 368 संविधान संशोधन का प्रावधान। 368 में क्या है हमारा? जितने भी हमारे संविधान हैं, संविधान में आर्टिकल हैं, जितने भी थ्योरी है, कुछ भी है, उनमें हम संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत अभी तक 125 के करीब संशोधन हो चुके हैं। पहला आपने देखा होगा, दूसरा देखा होगा, बहुत सारे संविधान, जब जब हमें ज़रूरत पड़ी, कुछ भी हमें न्यू पॉलिसी, न्यू हमें कानून बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी, हम संविधान को संशोधित किया। आज भी हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हम देखेंगे अभी अनुच्छेद 359 सॉरी 69 369 सूची के कुछ विषय के उपबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति ने देखा है। अभी तक 3 सूची, संघ सूची, राज सूची और सेंटर सूची। संघ सूची ने देखा, अभी इसको क्या है, राज्य के कुछ विषयों के उपबंध में जो भी कुछ विषय हमने देखा, सेंटर और राज्य, 3 सूचियां बनाई हैं। स्टेट और सेंटर की, संघ और राज्य की मिलकर के बनाई है। उस सूची पे राज्य भी सब कानून बना सकता है, राज्य इस और संघ भी बना सकता है। कुछ ऐसी सूचियां हैं जिन पर राज्य ही कानून बना सकता, संघ नहीं बना सकता। और कुछ ऐसी विषय हैं संघ सूची के अंदर, तो सिर्फ संघ ही कानून बना सकता है। तो हमने देखा कि राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति। राज्य के अंदर जो सूची है, उनका विषय है, विषय का जो कानून है, उसमें संघ कैसे कानून बना सकता है, पार्लियामेंट। दूसरा हमने देखेंगे 370। जब तो अभी आपने देखा 370 तो हट गया, जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान था। जब जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया गया था राजा हरि सिंह के समय, तब इसके अंदर कुछ प्रोविजन डाले गए थे, को विशेष प्रबंध दिया गया था उस समय पर। अब देखेंगे 371 300 अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रबंध है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया, जोड़ा गया। उसके बाद 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में बंद है। हाँ, जितने भी हमारे गवर्नर से लेकर राष्ट्रपति से लेके और जितने एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो भी ऑफिसर्स हैं, उन सब के उपबंध दिए। जो भी हमारे न्यायाधीश हैं, उनके बारे में भी उपबंध हैं। और हमारे लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक लोक महालेखा परीक्षक, जो भी हमारा कैग हैं, उनके बारे में उपबंध हैं। न्यायाधीश के बारे में उपबंध हैं और राज्यों के बारे में भी उपबंध हैं और हमारे लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। हमने देखा 378
लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध देखे हमने, और हमने देखा 393 संक्षिप्त नाम का वर्णन, और इनका एक संक्षिप्त नाम होगा उसका वर्णन दिया है। आगे देखते हैं। 395 इसका निरसन हो गया। आज हमने यही देखा, उसके बाद हम आगे देखेंगे।